दिया जाता है। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनका कंट्रोल है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस में इनकी पकड़ है, जिस तरीके से हर एक इंस्टीट्यूशन में इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं, जिस तरीके से आरएसएस समाज में आज भी काम करता है, 10 साल इनका पॉलिटिकल राज होने के बावजूद उसने अपना मास मूवमेंट का जो नेचर है, जो प्रोपेगेंडा का नेचर है, वो नहीं बदला है, उल्टा और उसको स्ट्रांग किया है। कि बीजेपी आरएसएस को भी पिछले 10 साल से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है समाज में ये स्थापित करने के लिए कि हम गलत हैं और वो सही हैं, क्योंकि ये विचारधारा ही है जो हमारे ताकत का स्रोत है, जो हमारी ताकत सच में है। चाहे वो आपके पहाड़ हो, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, वो हर चीज़ आज दो बड़े पूंजीपति और जनरली पूंजीपति वर्ग को बेच देना चाहते हैं। देश के अलग अलग कोनों में और ऐसे किस्से आ चुके हैं कि बिना कोई सबूत के लोगों को अरेस्ट किया गया है, इलीगली डिटेन किया गया है। इलीगली डिटेन क्या होता है? अबडक्ट किया गया है। अरुणाचल में हम 8 जुलाई को देखते हैं कि 2 एंटी डैम एक्टिविस्ट्स जो अरुणाचल में जिस तरीके से पूंजीवादी एक जो डेवलपमेंट का ढांचा है उसके कारण जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो वहाँ के लोग हैं उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट की पूरी कहानी है, हमने पिछले 1 महीने में देखा वहाँ पे क्या हालात हुए, उसके खिलाफ भी जब 2 एक्टिविस्ट बोल रहे हैं तो उनको पुलिस उठा के ले जाती है बिना कोई सबूत के, बस ये बोल के कि आप पीस डिस्टर्ब करने वाले हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है इसलिए हम आपको उठा के ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम 11 जुलाई को देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनको उठा लिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ये बोल के कि आप पीस के खिलाफ है। वो कई दिनों से, कई सालों से कश्मीर का एक पीसफुल सेटलमेंट हो, कश्मीर इशू का, इसको लेके मांग रख रहे हैं। उनका कोई भी सबूत नहीं है कि वो और किसी तरीके की एक्टिविटीज़, गतिविधियों के साथ जुड़े हों, लेकिन उनको उठाया जाता है और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होना था उसको भी रोक दिया जाता है। तो मतलब पिछले 1 हफ्ते में ही हम ऐसे कई चीज़ें देख चुके हैं और साथ में जो कांग्रेस ने दोहराया भी कि हम ये साथ में देखते हैं कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था में मतलब बीयू जो एक तरीके का लेबोरेटरी बन चुका है न्यूलिबरलिज्म का शुरुआती दौर पे और आज न्यूलिबरल फैशिज्म का, उसमें मनुस्मृति को फॉर्मल तरीके से सिलेबस में लाने की आज कोशिश करी जा रही है। ये सब चीज़ें गिनाने का यही मतलब है कि हम जानते हैं क्यों हम पे ये हमला किया जा रहा है। जर्मनी में भी जब फांसीवादी दौर चल रहा था तो इंटरेस्टिंग बात है देखने के लिए कि वो आइडेंटिटी के हिसाब से ज्यूज को टारगेट कर रहे हैं, पोलिश लोगों को टारगेट कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल एनिमी उन्होंने किसी का बनाया उस देश में, अगर विचारधारा के आधार पर किसी को क्रिमिनलाइज किया गया, किसी को एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, तो वो कम्युनिस्ट थे। जर्मनी में तो तब हम ये भी देख सकते हैं कि एटलीस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के आधार पे कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग थी। उनके बाद अगर सबसे बड़ी संख्या में किसी के साथ लोग जुड़े हुए थे तो वो कम्युनिस्ट ही थे पिछले 10 सालों में। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनका कंट्रोल है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस में इनकी पकड़ है, जिनके पूरे सपोर्ट के साथ ही चलते हैं और उनकी जो इच्छा है उसको देश में लागू करते हैं, जिस तरीके से हर एक इंस्टीट्यूशन में इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं, जिस तरीके से आरएसएस समाज में आज भी काम करता है, 10 साल इनका पॉलिटिकल राज होने के बावजूद उसने अपना मास मूवमेंट का जो नेचर है, जो प्रोपेगेंडा का नेचर है, वो नहीं बदला है, उल्टा और उसको स्ट्रांग किया है। तो जब इतनी पावर इनके पास ऑलरेडी है तो पिछले 10 साल में इनको अलग से अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, ये सब कैटेगरीज बनाने की क्या ज़रूरत रही, जब इन्होंने ऑलरेडी अलग अलग माध्यमों से ये सुनिश्चित कर लिया है कि पॉलिटिकली कोई ऑपोजिशन देश में ना बचे, उसकी पूरी तैयारी इनकी है। लेकिन तब भी अलग तरीके से जो वामपंथी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो कुछ समाज परिवर्तन की बात करते हैं, उनको आज भी टारगेट किया जा रहा है। चाहे उनको अलग अलग जो इनके पास मैकेनिज्म्स है उससे एक्चुअली कंट्रोल काफ़ी करके रखा है, लेकिन तब भी समाज में ये प्रचार लगातार ये चलाते रहे हैं। आप मतलब बीजेपी के ही टॉप लीडर्स के पिछले 10 साल की वीडियोस अगर देख लें तो हो सकता है कांग्रेस या अन्य जो ऐसा ऑपोजिशन है उसके मतलब व्यक्ति अनुसार वो
कुछ मजाक कर रहे हो, व्यंग्यात्मक तरीके से उनकी बुराई कर रहे हो, लेकिन किसी की पॉलिटिक्स पे अगर सवाल उठाया गया है तो वो सिर्फ लेफ्ट के लोग हैं जो इस देश में पिछले 10 साल से टारगेट करे गए हैं। मतलब इतनी ताकत होने के बावजूद इनको क्यों जेएनयू, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी या बस्तर स्टोरी या कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाने की ज़रूरत है? मतलब ये तो, अगर उनके पास सच में ताकत ऐसी होती तो इनको ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि एक्चुअली चाहे हमें अलग अलग तरीकों से कमज़ोर कर दिया हो, चाहे हमें अलग अलग तरीकों से अटैक हम फेस कर रहे हैं 10 सालों से, लेकिन तब भी समाज का कुछ सत्य है जिसके साथ हम खड़े हैं, और उनके साथ जितने भी लोग खड़े हैं वो जानते हैं कि वो एक फैब्रिकेटेड कंसेंसस है उनका। वो फैब्रिकेटेड कंसेंसस, उन्होंने फॉल्स डिविजन्स क्रिएट किए हैं समाज में जिसके ऊपर ये कंसेंसस बना हुआ है। लेकिन अगर वो इसमें अपनी जो अपनी ताकत है वो डालना बंद कर दे, अगर वो हमारी अलग से टारगेटिंग बंद कर दे, तो सच में ये कंसेंसस और टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सच हमारे साथ ही है, सच उनके साथ नहीं है। तो ये तो पहली बात है कि हम डेफिनेटली पिछले 10 साल में काफ़ी एक डिफीटेड पोजीशन में गए हैं। कभी कभी लगता भी है कि हम मतलब सच में हर तरीके से स्ट्रक्चरली, सिस्टमिकली और डायरेक्टली पावर के विपरीत खड़े हैं, ऐसी पावर के विपरीत जिसके पास एक्चुअली हर तरीके की शक्ति है। लेकिन हमारे पास जो शक्ति है जो एक्चुअली लोगों की शक्ति है, मतलब हम जो सत्य बोलते हैं वो तो सिर्फ हमारा कुछ बनाया हुआ सत्य नहीं है, हम एक्चुअली बोल रहे हैं कि समाज में सही जो विभाजन है वो क्या विभाजन है, और उसके आधार पर समाज को परिवर्तन करना पड़ेगा, उसकी हम बात करते हैं। मतलब इसीलिए इनको ज़रूरत पड़ी कि किसान जो देश में फिर भी मतलब उनको ऐसा इजीली टारगेट करना मतलब पॉसिबल नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। वो एक काफ़ी एक्सेप्टेड कैटेगरी है देश का, सिंस इंडिपेंडेंस बना हुआ है कि देश किसान के ही बूते पे चलता है। उस मूवमेंट में भी इनको ज़रूरत पड़ी कि खालिस्तानी बोल दिया जाए, चाहे मतलब अलग अलग तरीक़ों से अरेस्ट, डिटेंशन और दूसरा डिस्कोर्स के लेवल पे खालिस्तानी होने का डिस्कोर्स फैलाया गया। लेकिन वो हम उस सेंस में देख सकते हैं कि उस एक आंदोलन ने हमको दिखाया कि ये प्रोपेगेंडा हमेशा काम भी नहीं करेगा। अगर सच में ऐसी एक स्ट्रेंथ के साथ जैसे किसान उतरे थे सड़कों पे, उस स्ट्रेंथ के साथ एक मास मूवमेंट के फॉर्म में हम अगर खड़े रहें और निरंतर ये बोलते रहे कि सच के साथ हम हैं, तो हमें एक्चुअली इस तरीके से बिल्कुल हटा देना, नकार देना समाज में ये संभव नहीं है। ब्राह्मण्स ऑफ डीयू नाम से एक प्रोग्राम कराने की कोशिश करी जाती है, जिसको मतलब जहाँ पे घुसने के लिए आज आईडी मांगा जा रहा है, जो छात्र हैं उनसे भी आईडी मांगा जाता है, वहाँ पे फुल प्रशासन की परमिशन के साथ मतलब पूरा मतलब बुकिंग तो आजकल और किसी को मिलती नहीं है, उनको पूरी अनुमति है कि डायरेक्ट प्रशासन आपको अनुमति दे रहा है ऐसा एक जातिवादी ब्राह्मणवादी प्रोग्राम करने के लिए। तो वो प्रोग्राम तो खैर फिर काफ़ी लोग उसमें रेजिस्ट करते हैं, और शायद उनके लिए भी वो ज़्यादा ही ऑब्वियस हो गया कि हम इस नाम से नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन वो परमिशन जब मिल रही है, जब मनुस्मृति का प्रपोजल ही आ रहा है सिलेबस में, तो इससे हम क्या समझते हैं कि वो एक तरीके का जो विचारधारा है उसको स्थापित करना चाहते हैं समाज में, और आज भी उनको वो स्थापित करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। आई थिंक मतलब अंत में इतना ही बोलना चाहूँगी कि जब हम इतने रिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं तो कभी कभी लगता है कि हम कैसे इससे लड़ेंगे, लेकिन हमारी जो आशा है, हमारा आशा का जो स्रोत है वो शायद इसमें ही है कि बीजेपी आरएसएस को भी पिछले 10 साल से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है समाज में ये स्थापित करने के लिए कि हम गलत हैं और वो सही हैं, क्योंकि ये विचारधारा ही है जो हमारे ताकत का स्रोत है, जो हमारी ताकत सच में है। तो इस विचारधारा के साथ हम जब तक खड़े रहेंगे, अलग अलग तरीक़ों से मासेस के बीच काम करेंगे, जब मास मूवमेंट किसान आंदोलन जैसा हो रहा है या CNRC जैसा हो रहा है उसमें पूरी शक्ति के साथ अपना योगदान देंगे, तभी शायद हम इस तरीके की ताकत को हरा पाएंगे। और वो जीत गए हैं ये मान लेना बिल्कुल ही गलत होगा। अगर वो जीत गए होते तो आज ऐसी टारगेटिंग की ज़रूरत नहीं होती। आखिर में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जिससे मैंने शुरू किया था कि पिछले 7 दिनों में ही जिस तरीके का मतलब अलग अलग केसेस में लोगों को उठाया जा रहा है, उससे ये भी शायद देखने को ही मिलता है कि वो आज बेसिकली हर चीज़
बेच देना चाहते हैं, चाहे वो आपके पहाड़ हो, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे नौकरियाँ हो, वो हर चीज़ आज दो बड़े पूंजीपति और जनरली पूंजीपति वर्ग को बेच देना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक हमें ये मान लेना पड़ेगा कि इस तरीके की चुनौती का हमें सामना करते रहना पड़ेगा। तो आज जब हम ऐसे समय में मतलब मोदी 3.0 रेजिम में आज बैठे हैं, जब इनका बहुमत थोड़ा कम हुआ है, तो वो तो हमें एक आशा की किरण दिखाती है ज़रूर, लेकिन उसमें कंप्लेसेंट हो जाना एकदम ही गलत होगा, क्योंकि उनका बहुमत कम हुआ है इसका मतलब है कि इस तरीके के जो हमले हैं वो और बड़ी संख्या में होंगे। इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स हमने देखा कि जिस तरीके से 2014 के समय पे हम रेगुलर मतलब वीडियोस देखते थे, व्हाट्सएप में जाते थे कि दलितों के ऊपर, मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं उनके ऊपर जिस तरीके की हिंसा करी जा रही है, वैसे वीडियोस फिर से हमारे सामने रिसर्फेस होना शुरू हुए हैं। तो जिस तरीके का लीगल और एक्स्ट्रा लीगल मैकेनिज्म मिला के आरएसएस अपना काम उस समय पे कर रही थी, वो आज और ज़ोर से करेगी। वो मतलब पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी में जितनी आसानी से कर ले रही थी, उस तरीके से शायद नए कानून हर रोज़ हम नहीं देखेंगे, लेकिन सामाजिक स्तर पे हिंसा, सामाजिक स्तर पे विभाजन, सामाजिक स्तर पे खौफ और बढ़ेगा, और उसकी चुनौती हम ही हैं जो दे पाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।